व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ड्रीम्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा फिजिक्स का स्पिन पैरिटी प्रॉब्लम्स विद ट्रिक्स। स्पिन पैरिटी प्रॉब्लम विद ट्रिक्स। हाँ जी। तो ये जो ऐसा टॉपिक है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा और श्योरिटी है ये आपको 1 और 2 मार्क्स भी एग्जाम के अंदर इजिली प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मास्टर कैडर के एग्जाम के अलावा आपको CSIR के एग्जाम में भी देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम्स। और आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू आर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, और जो भी स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है टिल 1 जून 2020 तक। ओके। हाँ जी। और व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू चूज दिस कोर्स इन आवर इंस्टीट्यूट। तो हमारे पास 3 मेन बेनिफिट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स को ज्वाइन करने के। तो सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर कोर्स। और ईच मटेरियल जो भी हमारा कोर्स है वो एक स्ट्रक्चर मैनर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे लाइव सेशन होंगे वो आपको एक रिपोर्टिंग मैनर के अंदर हमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही हमारे पास जो भी असाइनमेंट्स, जो भी डेली लेक्चर्स लगेंगे हमारे, और हमारी जो असाइनमेंट्स होंगी और जो PDF फाइल्स होंगी वो आपको हमारी ड्रीम्स इंस्टीट्यूट की जो ऐप है जो प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। हाँ जी। तो हमारा जो टॉपिक है आज का स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी जो टॉपिक है ये टॉपिक जो है रिलेटेड विद शेल मॉडल। ठीक है। अगर आप स्पिन पैरिटी के मॉडल को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेल मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और शेल मॉडल से पहले हमें एक कुछ ब्रीफली हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक मॉडल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि एक क्विक रिकैप करेंगे हम एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है। एटॉमिक मॉडल में हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर कुछ अभी तक काफी एटॉमिक मॉडल हमने देखे हैं। और सबसे पहले हमारे पास था डाल्टन्स का मॉडल था। डाल्टन्स के मॉडल के बाद हमारे पास रुदरफोर्ड आता है, नील्स बोर आता है, और इसके साथ रिलेटेड काफी हमने एटॉमिक मॉडल के ऊपर स्टडी कर लिया है। और आफ्टर स्टडिंग द एटॉमिक मॉडल वी आर एबल हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मॉडल अगर हमें क्लियर है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एक n की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके साथ ही आपको l के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। n यहाँ पर क्या है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हमारे पास क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल कैसे होता है अगर हम एटॉमिक मॉडल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या बेनिफिट है इसका, क्या इसका सिग्निफिकेंस है एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने से। हम डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी को चेक करके, डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी को स्टडी करके हम किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को भी स्टडी, किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है। अगर हम उसके अंदर डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी के ऊपर अपना स्टडी करेंगे तो। ठीक है। और उसके साथ ही एटॉमिक मॉडल से हमें पता चलता है कि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं हम एटॉमिक मॉडल में बेसिकली। और जो हमारा एटॉमिक मॉडल है उसमें मेनली क्या डिस्कस किया जाता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट है, इसके लिए बेसिकली हमने एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। ठीक है। और आपने ये तो देखा ही होगा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ नंबर्स नजर आते हैं आपको, कुछ एटॉमिक नंबर्स जैसे कि हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सेनॉन, रेडॉन, जी ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर 2 होगा, 10 होगा, 18 होगा, 36 होगा। दीज एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स आर नोन एज द इनर्ट गैसेस। ठीक है। ये नंबर क्या है, ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एटॉमिक मॉडल के अंदर ही हम स्टडी कर लेते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये देखा भी होगा जिन एलिमेंट्स का ये एटॉमिक नंबर रहता है वो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक ब्रीफ पता होना चाहिए किसके बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में। हाँ जी। तो देखिए एटॉमिक मॉडल को जब हमने स्टडी किया तो हमें क्या क्या अवेलेबल हुआ, हमें डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में पता चल चुका है, जैसे कि 2p ऑर्बिटल का शेप क्या है, s ऑर्बिटल देखने में कैसा है और 1s ऑर्बिटल कैसा है। इस तरह से हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमने यहाँ से एटॉमिक मॉडल से ही जानकारी प्राप्त की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेनली जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी जो रिलेटेड है वो है मेनली न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड। ठीक है। तो इसका मतलब हमें न्यूक्लियस के बारे में भी, हमें न्यूक्लियस के ऊपर सारी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रॉन का जो आसपास अरेंजमेंट वो तो हमने डिस्कस कर लिया है एटॉमिक मॉडल से, बट आज की जो हमारी स्टडी है वो रिलेटेड है न्यूक्लियस मॉडल के साथ। ठीक है। तो न्यूक्लियस मॉडल को हमने स्टडी करना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, साथ में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये तो सबको क्लियर होता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर हम ये चेक कर लें भी कैसा अरेंजमेंट कैसा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन न्यूक्लियस,
तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो हमारे पास रहा है शेल मॉडल। मतलब कौन सा? शेल मॉडल को हमने स्टडी किया, शेल मॉडल को हमने डिस्कस किया और चेक किया भी किस तरह से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इनके अंदर अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एटॉमिक मॉडल के अंदर स्टडी किया किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलअप किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ जी, देखिए व्हाट इज शेल मॉडल। ये शेल मॉडल को स्टडी करना जरूरी क्यों है? अभी तभी तो आपको समझ आ पाएगा स्पिन पैरिटी का टॉपिक। स्पिन पैरिटी के टॉपिक को समझने के लिए हमें शेल मॉडल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास शेल मॉडल में क्या क्या यहाँ पर बताया गया। व्हाट इज शेल मॉडल? देखिए शेल मॉडल ने एज्यूम कर लिया था, उसने पहले एज्यूम कर लिया था, उसने बता दिया था हमें भी जो भी न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हमारे पास एक शेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी शेल एग्जिस्ट करते हैं। ये शेल मॉडल ने कंफर्म कर दिया था। ठीक है, और वो जो शेल्स हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, मतलब कि उनका एनर्जी फिक्स है और उस फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल्स के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिल किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद आल्सो कॉल्ड दी, इस तरह के मॉडल को, हाँ जी, इस तरह के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, शेल मॉडल का दूसरा नेम क्या है? हाँ जी, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द शेल मॉडल। तो इसके लिए दूसरा नेम है हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास क्या है? इसने हमें क्या बताया? इसने बता दिया काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मॉडल को स्टडी करते हो और साथ में न्यूक्लियस के मॉडल को स्टडी करते हो, काफी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ जी, देखिए शेल मॉडल जो था हमारे पास, शेल मॉडल जो था हमारे पास, शेल मॉडल ने बेसिकली क्या बताया था? शेल मॉडल ने भी एक हमें सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया था। दिस इज अ सीक्वेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या फिलअप करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फिलअप करना है हमने अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें शेल मॉडल से मिला था। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो आपका जो मार्क्स हैं आपके मास्टर कैडर में, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था? देखिए इसमें बताया है ये कोई हमारे इलेक्ट्रॉन की कोई शेल्स नहीं है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर शेल्स बताए गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर शेल क्या है, किस तरह से इसका फिलअप करना है, तो ये हमें यहाँ पर बताया गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो शेल आता है 1s। ठीक है, 1s के आगे फर्दर ये हमारे पास इस तरह से बताया गया है 1s 1/2। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो 1/2 नंबर नजर आ रहा है आपको, 1/2 नंबर नजर आ रहा है, ये आपको बेसिकली क्या बताता है? जे की वैल्यू बताता है। जे की वैल्यू बताता है। जे का नाम यहाँ पर क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से इस नंबर से पता चल रहा है एस के नीचे जो नंबर मेंशन है उसको हम जे बोलते हैं और जे का नाम क्या है यहाँ पर? 1/2। ठीक है, और यही जे हमें क्या बताता है? पैरास्पिन के बारे में हमें जानकारी देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सीक्वेंस आपको याद किस तरह से करना है ये भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने हमने न्यूक्लियस फिल करने हैं, इस पर्टिकुलर शेल के अंदर हमने कितने न्यूक्लियस फिल करने हैं, कैसे आपको पता चल सकता है? देखिए इसके लिए आपको एक नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट शेल है पी, और इसके अंदर स्प्लिटिंग हो चुकी है एनर्जी शेल्स के अंदर, और हमारे पास सबसे नीचे वाला फिर आता है हमारे पास 1p 3/2 एंड नेक्स्ट वन इज 1p 1/2। देखिए यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितने न्यूक्लियस फिल कर सकते हैं? ठीक है, और फर्दर हमारे पास डी स्टार्ट हो जाएगा, डी से आगे फर्दर 2s और नेक्स्ट हमारे पास 1d 3/2। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर नंबर ये हमें बताता है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इस पर्टिकुलर शेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और इसमें कितने आ सकते हैं? 2। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस यहाँ पर भी कितने आ सकते हैं? 6। तो देखिए यहाँ पर समझिए किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिसिटी आपने सुना होगा 2j+1, 2j+1, ये हमें मल्टीप्लिसिटी फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर वैल्यू को उठाएं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 1s 1/2 है आपके सामने, 1s 1/2 है, तो आप क्या करिए? j का वैल्यू पुट करिए। j का वैल्यू कितना पुट करें? 1/2 इस फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू। ठीक है, आपके पास +1 साथ में आ गया। ठीक है, अब 2 से 2 क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो आपके पास फर्दर कितना आंसर आएगा? 2। तो ये जो 2 नंबर है आपके सामने है, आपको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल में कितने न्यूक्लियस फिलअप हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये दोनों ये जो सीक्वेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए दोनों के लिए यही सीक्वेंस, यही पैटर्न चलेगा, और आपको नीचे से मतलब कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर मूव करना है। तो इस कॉन्टिन्यूस इसी वे को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कितने यहाँ पर न्यूक्लियस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। हाँ जी, देखिए
मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भी, अगर मेरे पास ये वाला शेल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिलअप कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा 2J+1, 2J प्लस फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से मुझे J की वैल्यू बताइए, J की वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आ रही है 3/2, तो हमारे पास +1 आ गया, साथ में 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, यहाँ से हमें ये क्लियर है कि यहाँ पर कितने न्यूक्लियस फिल हो सकते हैं 4। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का J का वैल्यू पुट करते हुए, ये फॉर्मूला लगाते हुए आप किसी का भी मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है। दिस इज द वे टू लर्न द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर शेल और सबशेल। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए किस तरह से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा मिनिमम। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस फिल करेंगे, जैसे जैसे आपको न्यूक्लियस फिल करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर और उसके बाद ऐड, आपने क्या करना है, साथ साथ ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे ही आपको नंबर 8 मिलेगा, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, और वैसे ही 20 पर भी मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया और 28 पर भी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर जहाँ पर मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये नंबर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे या 8 हो जाएंगे, 8 को अप्रोच कर जाएंगे, या 20 को अप्रोच कर जाएंगे, या 28 को अप्रोच कर जाएंगे, तो वैसे ही आपने एटॉमिक शेल मॉडल में पढ़ा था इनर्ट गैस, एटॉमिक शेल मॉडल में आप पढ़ के आए हो इनर्ट गैसेस के बारे में। तो इनर्ट गैसेस कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेकर आती थी, वैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर ये था हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स के अंदर, ये है न्यूक्लियस मॉडल के अंदर। न्यूक्लियस मॉडल में ये वाले नंबर आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये नंबर्स आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स। ठीक है, दीज आर मैजिक नंबर्स जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ये नंबर्स का मेन मोटिव क्या है। इन नंबर्स का मेन मोटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, जो हमें इनर्ट गैसेस के केसेस में मिलती थी। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बेसिक कोर है, हमारे कोर्स का जो आज का लेक्चर है, उसका मेन जो जिसको बोलेंगे, अब इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा रिमेंबर कैसे करेंगे, किस तरह से इसको याद रखेंगे, हमें थोड़ा सा वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो फिलअप करते टाइम। इसी सीक्वेंस को याद रखना है हमें ड्यूरिंग न्यूक्लियस को फिलअप करते टाइम। तो क्या रखें इसको, किस तरह से इसको याद करें। हाँ जी, ठीक है, देखिए आपको किस तरह से याद करना है। आप याद कर लेने के लिए पहले लिखें S। ठीक है, S के बाद आप लिख लेंगे P और P। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे D, उसके बाद आप लिखेंगे S, और उसके बाद फिर लिखें D। ठीक है, आफ्टर देन आप लिखेंगे F, और उसके बाद लिखेंगे P, एंड देन फिर F, देन फिर P। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर S के बिल्कुल ये फर्स्ट S है, फर्स्ट S, उसके नीचे J का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग 1P है, 1P में सबसे पहले 3/2 फिल होगा। ठीक है, पहले इस तरह से आपने याद कर लेना SPP, DSD, देन FP, FP। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 1/2, दोनों ही हमारे क्या है 1 है। उसके बाद हमारे पास 1D, इसका J का वैल्यू कितना है 5/2। ठीक है, देन हमारे पास आता है 2, ये S का कितना है 2 सेकंड, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और उसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास D के लिए 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, उस तरह से हमारे पास यहाँ पर 1F, तो वैल्यूज क्या है यहाँ पर J की 7/2, और उसी तरह से हमारे पास ये सेकंड P स्टार्ट हो रखा है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है J का 3/2। ठीक है, इस तरह से हमने कंटिन्यूस चलते जाना है, और फिर 1F के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5/2। हाँ जी, और उसी तरह से हमारे पास फिर सेकंड P आ जाएगा, और वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस एक कन्फिग्रेशन बन गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था, तो इसी तरह से ये न्यूक्लियन कन्फिग्रेशन बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियन को फिल करने का कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास न्यूक्लियन को फिल करने का कन्फिग्रेशन है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, बस एक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब स्पिन पैरिटी मैंने बताया था, दिस इज ऑल अबाउट द शेल मॉडल। ये हमारा जो था ऑल अबाउट क्या था, शेल मॉडल था हमारा। ठीक है, तो शेल मॉडल का ही एप्लीकेशन था हमारा स्पिन पैरिटी। देखिए मेरा जो आज का मेन टॉपिक था वो क्या था, स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी मेरा आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, और स्पिन पैरिटी किसका एप्लीकेशन है, शेल मॉडल का। तो इसका मतलब शेल मॉडल आपको क्लियर होगा, तभी आपको स्पिन पैरिटी का जो कंसेप्ट है क्लियर हो सकता है। एप्लीकेशन, हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर शेल मॉडल। और विद इन आप 5 सेकंड के अंदर इसका कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, अगर आपने ये लेक्चर को कंटिन्यू सही ढंग से आपने सुन लिया तो। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला जो इसमें आपको क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट में हमारे पास ए को क्या रिप्रेजेंट करता है, ए हमारे पास मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, और जेड हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर है।
और एटॉमिक नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ जिन बच्चों का टच नहीं है अभी टच नहीं है सब्जेक्ट के साथ, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ए हमारे पास क्या होता है, मास नंबर होता है। और मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड जो होता है हमारे पास, जेड क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो ये बच्चों क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है, दिस इज एनी एलिमेंट, और ऊपर क्या है हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर हमें क्या बताता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आगे हमारे पास क्या है। अब ये फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियई, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन हो, ऐसी प्रॉब्लम जब आपके पास आ जाए तो आपने आंखें बंद करके आंसर लिख देना है 0 और ऊपर क्या लिख देना है, पॉजिटिव। कैसे, देखिए स्पिन पैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्पिन पैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए आपको नीचे लिखा जाता है J का वैल्यू और ऊपर लिखा जाता है P, ठीक है। J आपको एंगुलर मोमेंटम बताता है और P आपको पैरिटी बताती है, इवन या ओड, ठीक है। या तो पॉजिटिव हो सकती है ये या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस फर्स्ट केस को आपने किस तरह से हैंडल करना है। फर्स्ट केस के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्लीटली, किस तरह से हम इस फर्स्ट केस को हैंडल करेंगे। अगर हमारे पास इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाता है एग्जाम में, तो बिना सोचे समझे आपने आंसर जो भी आपको 0 पॉजिटिव जहां पर नजर आएगा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल के हमारे पास अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर है 40। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं 20, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है 20। और अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कर दो, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने यहाँ आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 20। तो ये बच्चों क्लियर होना चाहिए आपको, ये 40 माइनस 20, देखिए इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी क्या है, इवन नंबर। दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। जब भी आपके पास दोनों इवन नंबर आएंगे, कोई ऐसी एग्जांपल आ जाए तो उसमें आपको, जैसे ये मेरे पास एग्जांपल मैंने कंसीडर करी है, तो यहाँ पर दोनों ही नंबर क्या हमारे पास इवन है, ठीक है। जब जब ये इवन नंबर आएंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि J का जो वैल्यू आएगा हमारे पास हमेशा ही 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पिन पैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, J ऊपर क्या लिखा जाता है P, तो J की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। पैरिटी हमेशा ही इवन होगी, इवन पैरिटी मतलब पैरिटी क्या होगी, हमेशा ही हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसी तरह से J हमारे पास 0 है, पैरिटी क्या हमारी इवन है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया। तो ठीक है, आपको पैरिटी, स्पिन पैरिटी क्लियर होगा। तो नीचे वाला नंबर क्या बताता है, स्पिन, ऊपर क्या बताता है, पैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, चलो भी एक टाइप हमने इसकी डिस्कस कर ली है, टोटल 3 टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक एक करके सब डिस्कस करूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब सेकंड केस हमारे पास देखिए, सेकंड केस अगर ऐसा आ जाए, एक हमारे पास इवन हो जाए, दूसरा ओड हो जाए, मतलब क्या है, अगर मे बी ये हो सकता है प्रोटॉन इवन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन ओड हो सकते हैं, और मे बी क्या हो सकता है, प्रोटॉन ओड हो सकते हैं और न्यूट्रॉन आपके इवन हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमने यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप जो भी आपके सामने एग्जांपल आएंगी, आपने उसमें से क्या फाइंड करना है, सबसे पहले प्रोटॉन चेक कीजिए, फिर साथ में न्यूट्रॉन चेक कीजिए, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेक करने के बाद इन दोनों में से जो भी ओड नंबर होगा, इन दोनों में से जो भी आपको ओड नंबर मिलेगा उसका फिलअप करना है। उसका हमने क्या कर देना है, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल जो हमें कन्फिग्रेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल हमें जो कन्फिग्रेशन दी गई है, ओड नंबर वाले को उसी अकॉर्डिंग हमने फिल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप फिल करेंगे तो हमें वहां से J का वैल्यू मिल जाएगा। और पैरिटी निकालने का तरीका क्या है, दिस इज द मेथड टू फाइंड द पैरिटी, दिस इज द मेथड टू फाइंड द पैरिटी। ये पैरिटी निकालने का तरीका है। इसको हम अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विद इन 5 सेकंड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें बताया कि न्यूक्लियन शेल मॉडल हमारे पास स्पिन पैरिटी फाइंड करनी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मास्टर ग्रेड के एग्जाम में ये 2 बार आ भी चुका है। हाँ जी, तो क्या है हमारे पास एग्जांपल क्या दे रखी है, नाइट्रोजन और सामने 15 है, नीचे क्या 7 है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बता रहा है, ठीक है 7 आ चुके हैं। उसी तरह से 15 हमें क्या बता रहा है, 15 हमारा क्या है मास नंबर, ए हमारे पास 15 है और जेड हमारे पास कितना है 7। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो आपने पहले ये नंबर कैलकुलेट कर लेना है। नंबर कैलकुलेट करने के बाद देखिए ओड नंबर कौन सा है, तो आपको देखने में नजर आ रहा है प्रोटॉन आपके पास क्या है ओड, जो नंबर ओड है उसका ही हमने फिलिंग करना है, ठीक है। तो चलते हैं फिलिंग करते हैं इनका। तो आपने सीक्वेंस याद किया था, सीक्वेंस याद किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले क्या फिल करना है आपने 1s1/2, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है 1s1/2 फिल कर दिए, कितने आते हैं इसमें 2 फिल होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 1p3/2 में, 1p3/2 में आपने एनर्जी लेवल देखा था, सबसे पहले नीचे क्या था 1s1/2, नेक्स्ट क्या था हमारे पास 1p3/2, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था 1p1/2, इस तरह से हमने एनर्जी लेवल देखे थे, देखिए। और वहां पर आपने देखा था इसमें कितने आते हैं फिल होते हैं 2, इसमें कितने फिल होते हैं 4, और आगे फिर हमारे पास फर्दर हम नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर फिर फिल होते हैं 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर फिल हो गए, टोटल कितने फिल करने हैं आपने 7, टोटल 7 फिल करने हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ से फिल हो गए, 4 यहाँ पर फिल हो गए, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। लास्ट 7 वाला किसमें स्टे करेगा, इसी में आएगा। 7th नंबर अगर आप फिल करेंगे तो आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। 7th नंबर जो आप न्यूक्लियस फिल करेंगे वो आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं फाइनल आपका जो न्यूक्लियस एंटर कर रहा है वो कहाँ पर है। यहाँ पर क्या है हमारे पास लास्ट जो है, हाँ जी 1p, लास्ट जो हमारी एंट्री हुई है वो 1/2 में हुई है, ठीक है। तो यहाँ से j का वैल्यू चेक करें, j का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1/2। देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास 1/2 है, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास j का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। और j का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या बताता है, ये स्पिन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी के अकॉर्डिंग सामने, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1/2, j हमारे पास आ चुका है 1/2। अब रह गया पैरिटी, पैरिटी निकालनी है। तो पैरिटी निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है हमारे पास p, ठीक है। p के कोरस्पॉन्डिंग हम l को चेक करेंगे, p के कोरस्पॉन्डिंग l को चेक करते हैं। अभी तक आपको ये सबको क्लियर हो गया, j = 1/2, j 1/2 आ चुका है और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्पिन भी हमारे पास क्या आ चुकी है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग l का वैल्यू दे रखा है। अगर आपके पास s है तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होता है 0, अगर आपके पास p है तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, और अगर हमारे पास d है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 है, और उसके बाद अकॉर्डिंग f के लिए हमारे पास 3 रहता है, और इस तरह से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे s p d f g, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है h, हाँ जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमारे पास लास्ट जो एंट्री हुई थी वो एंट्री हुई थी 1p1/2 के लिए, ठीक है। तो j तो मिल गया था, p चेक करो, p हमारे पास p जो है हमारे पास l का वैल्यू कितना प्रोवाइड कर रहा है 1, ठीक है। पैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पैरिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पैरिटी निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास पैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था -1 की पावर l, ठीक है। हाँ जी -1, l कितना है आपके पास, l की वैल्यू चेक करें, यहाँ पर 1 है, l की वैल्यू 1 है, ठीक है। -1 की पावर -1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से पैरिटी भी आपको मिल चुकी है, पैरिटी भी मिल चुकी है, क्या है ये -1। तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारे पास j की पावर p, j कितना आया था आपके पास 1/2, ठीक है 1/2, और p कितना है आपके पास -1, p कितना है -1, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर ये कन्फर्म है, ठीक है 1/2 की पावर -1। उसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम का जो मास नंबर है 41 दे रखा है, कैल्शियम का मास नंबर 41 मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 20 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना रहता है 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 20 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 21, ठीक है। तो ये दोनों हमने चेक करी, और दोनों में से हमें देखना है कौन है हमारे पास ओड नंबर, ओड नंबर 21 नजर आ रहा है न्यूट्रॉन, तो इनका फिलअप करेंगे। तो फिलअप करते हैं इनका, ठीक है, फिलअप करते हैं इनका, किस तरह से इनकी फिलिंग होगी वो देखते हैं। देखिए ये आपको कॉन्फ़िगरेशन सामने है, किस तरह से हमने न्यूक्लियस को फिल करना है। हाँ जी देखिए सबसे पहले क्या फिल करते हैं हम 1s1/2, नेक्स्ट हमारे पास 1p3/2, फिर हमारे पास 1p1/2, ठीक है। इस तरह से हमने वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलिंग स्टार्ट कर दी है। और लास्ट वन जो आपको मिलेगा, लास्ट वन न्यूट्रॉन जो आपको मिलेगा किसमें मिलेगा, लास्ट वन न्यूट्रॉन आपको मिलेगा 1f7/2 के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया है 7/2 आ रहा है आंसर। तो J का वैल्यू आपको मिल चुका है, J मतलब एंग्लो मोमेंटम, एंग्लो मोमेंटम मतलब स्पिन, ठीक है 7/2 स्पिन आ चुकी है 7/2, ठीक है। अब रह गया फॉर्मूला पैरिटी का,
पैरिटी का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पैरिटी का फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूं आपको, पैरिटी इज इक्वल टू -1 की पावर एल। ठीक है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू चेक करें, एल की वैल्यू चेक करें। देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास एफ है, एफ के लिए वैल्यू चेक करें, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3, तो एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएं वैल्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा वापस। तो इस तरह से हम पैरिटी भी क्या आ गई, ओड आ गई पैरिटी। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो रहेगा j की पावर p में j कितना है 7/2 है, पावर कितनी है इसकी, ओड पैरिटी है तो -1। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, विद इन 5 सेकंड जब आप इसको कर लेंगे अपने आप, एक बार सेल्फ करेंगे तो आपको विद इन 5 सेकंड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसआई में भी काफी टाइम आ चुका है। ठीक है, और मास्टर कैडर में तो ये आया है 2 टाइम्स आ चुका है, और लेक्चर कैडर में भी आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी, थर्ड वन केस, हाँ जी, ओड ओड। अगर हमारे पास प्रोटॉन नंबर भी क्या आ जाए, ओड आ जाए, और साथ में न्यूट्रॉन नंबर भी क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे, उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है नॉर्थन्स रूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये किसके लिए बनाया गया, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाए हमारे पास, ओड आ जाए। ठीक है, दोनों ही नंबर हमारे पास क्या हो, ओड हो, तो हम उस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह से अगर हो भी जाए तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम प्रोटॉन का भी निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम किसका निकलेगा, न्यूट्रॉन का भी। ठीक है, और उसी तरह से एंगुलर आपके पास जो नंबर है एल, एल जो है प्रोटॉन के लिए भी फाइंड कर लेंगे, एल जो है न्यूट्रॉन के लिए भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इसको ये क्वांटम नंबर है। ठीक है, उसके साथ अब इन चारों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। चारों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर वो सम हमारे पास इवन बन रहा है, अगर वो सम इवन बनता है तो हम क्या यूज करेंगे, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन निकालने का मेथड क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, इसको भी हम एक प्रॉब्लम से हेल्प से समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास ये नंबर क्या रहे, ओड, अगर ये नंबर हमारे पास ओड आता है तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। नेट एंगुलर मोमेंटम ही हमें क्या बताता है, स्पिन के बारे में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे आगे प्रॉब्लम के ऊपर। हाँ जी, प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या है, नेट में भी आ चुकी है ये प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर हमने रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन निकालनी है, और प्रॉब्लम में क्या मेंशन है आपको, आपको प्रॉब्लम के अंदर जो दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है 7 और उसका मास नंबर है 14। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेंगे, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए दोनों ही ओड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों ही ओड है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो दोनों के लिए सेम है। ये देखिए यहाँ पर कोई अलग नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सॉरी, जो हमारे पास न्यूक्लियन को फिल करने का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ही सेम दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बिल्कुल ही सेम है। तो उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं हम, तो फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे दोनों का नंबर भी सेम है, दोनों का न्यूक्लियन जो कन्फिगरेशन है वो भी हमारे पास सेम आएगा। तो आपको क्या करना होता है, लास्ट वन के ऊपर स्टडी करनी होती है, लास्ट वन के ऊपर। तो देखिए चेक करें, चाहे वो आप प्रोटॉन के ऊपर स्टडी कर लें, चाहे आप ये प्रोटॉन की कन्फिगरेशन को कंसीडर कर लें, तो आपके पास जेपी कितना आ रहा है नीचे, जेपी, तो यहाँ पर जे का वैल्यू आपको 1/2 नजर आ रहा है। उसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए भी यही कन्फिगरेशन रहेगा आपका, तो यहाँ पर जे ऑफ एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा हमने किस तरह से जे का वैल्यू फाइंड किया है, किस तरह से हमने यहाँ पर जे का वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं एलपी के ऊपर। एलपी हम कैसे फाइंड करते हैं, एलपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर पी है, लास्ट वन किसमें गया था, पी में एंटर, और पी के लिए हमारे पास एल का वैल्यू क्या रहता है, पी के लिए एल का वैल्यू जो रहता है हमारे पास 1 रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो प्रोटॉन के लिए एल का वैल्यू रहेगा वो +1 रहेगा। सिमिलर वे जो हमारे पास, अगर न्यूट्रॉन के अंदर भी बात करेंगे, न्यूट्रॉन के अंदर भी अगर मैं एल ऑफ एन की वैल्यू निकालूंगा, मतलब यहाँ पर पी है, पी के लिए हमेशा एल का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के लिए वैल्यू 1 आ रहा है। तो मुझे रूल के अकॉर्डिंग, नॉर्थन रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे सबका सम करना है, तो करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज आपके पास आ गई +3, दैट इज ओड नंबर, ओड नंबर है या हमारे पास। तो जब ओड आ जाए तो आपको रूल में बताया गया था पीछे, ओड में हमने क्या करना है, नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, नेट जे आ गया। और जो नेट जे होता है उसी को तो हम नाम क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। स्पिन तो आपके पास आ चुकी है, देखिए स्पिन आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, एल, एल निकालना है। एल निकालेंगे तभी तो पैरिटी फाइंड करेंगे। पैरिटी निकालने के लिए आपको मेथड क्या बताया गया है, -1 की पावर एल, तो आपको एल निकालना है, नेट एल भी निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए वही प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, तो एल की वैल्यू, नेट एल की वैल्यू जो आई है 2 पुट कर दें, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -1 का पावर 2, तो +1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पैरिटी भी आ चुकी है,
पैरिटी भी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जे की हमारे पास मेथड है, तो 1 आपके पास जे आया था, +2 आपके पास क्या थी, एल की वैल्यू, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 1 की पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 की पावर पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए 1 तो आ चुका है, 1 के साथ यहाँ पर ऑप्शन ऐड कैसे बनाएगी, ऑप्शन में 1 तो लिखा ही है, 1 तो लिख दिया, स्पिन लिख दिया, कितना है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, स्पिन 1 आ चुकी है। और पैरिटी क्या है, पैरिटी अगर मैं अलग अलग लिखूं तो पैरिटी मेरे पास क्या आई है, इवन आई है। तो देयरफॉर थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह की ओड ओड प्रॉब्लम को हम इस तरह से हैंडल करेंगे। और अब आप अगर इस प्रॉब्लम को एक बार अपने आप सोल्व कर लेंगे तो 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका वहां पर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और जो स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो ये आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।